एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूपीएससी अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है करुणा और आज है सैटरडे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो वेरी गुड इवनिंग आकिब, आदेश, राधा, निधि। हाँ आदेश, आज सबसे पहले आप आए, मुझे पता है क्योंकि अभी जस्ट पहले मैं लैपटॉप पर काम कर रही थी तो मैंने अपना सेशन खोल कर देखा तो मुझे आपके कमेंट सबसे पहले दिखाई दिया। आज यू वर बिफोर टाइम। नेहा, राधा, मंटू, आंचल, गौरी, स्नेहा, लता, मानसी, पीयूष, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त मजे में होंगे। वेरी गुड इवनिंग वंदना, अभिमन्यु। सैटरडे के क्या प्लान है आप लोगों के वीकेंड? तो हमारे ऑफिस में तो आज पार्टी है, बहुत ही जबरदस्त है ना। अभी 7 बजे से पार्टी शुरू होने वाली है, मतलब ऑफिस वालों की पार्टी है, ऑफिस में पार्टी नहीं है, ऑफिस वाले दे रहे हैं पार्टी, कहीं बाहर ही है। ठीक, नीतीश, अनीशा और बहुत सारे टीचर्स इसलिए अपने सेशंस को कैंसिल भी करा चुके हैं बिकॉज दे आर गोइंग कि वो बढ़िया से रेडी होकर मस्त से बनकर आए, है ना। और मैडम तुम्हारी क्लास ले रही हैं। श्रेष्ठी, गुड इवनिंग। संतोष, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ जो क्या कहता है कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस किस पे फिदा होती है? उन लोगों पर जो मेहनत करते हैं। अब आप, मुझे नहीं पता आप किस पर फिदा हैं, किस पे फिदा नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस आप पर जरूर फिदा हो जाएगी और आपको आपके सक्सेस तक जरूर पहुंचाएगी। वेरी गुड इवनिंग हर्ष, राधे राधे। मैम हम आए सबसे पहले। अच्छा निधि आप आए थे सबसे पहले, चलो आप आए सबसे पहले, ठीक है। रिश्ता लगते ही अपने लोग को भूल गई। मैम राधा का रिश्ता लगते ही अपने लोगों को भूल गई, कौन? आशीर्वाद से हम लोग अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम मस्त हूँ, बिंदास। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लग चुका है जो आपसे पूछ रहा है कि जो आर्टिकल 21A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेटेड है बताइए। अरेस्ट और डिटेंशन, हिरासत से संरक्षण देता है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार है, या इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। मैं इतनी जल्दी जल्दी सेशन लेने पहुंची हूं कि मैं अपनी बॉटल भी नहीं भर पाई और मुझे लग रही है बहुत जोरों से प्यास। गुड्डू, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। बी आंसर दे रहे हो, स्ट्रगल इज लाइफ। हाँ जीवन एक संघर्ष है, ये तो सही बात है। चलो बताओ। गुड इवनिंग ब्रिजेश, एडुकेशन एडुकेशन सबका आंसर आता हुआ बी। पक्का बी को लॉक कर दिया जाए, बहुत बढ़िया। देखो हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ भी चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि अब आप फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन में तो गलती नहीं करेंगे। जो आर्टिकल 21A है वो किससे रिलेटेड है? आपका राइट टू एजुकेशन। इसे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड किया गया था जो कहता है कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे, शिक्षा दे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, हिरासत के केस में जो संरक्षण देता है वो आपका कौन सा आर्टिकल है? तो वो है बच्चा आपका आर्टिकल 22। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार आपका कौन सा? आर्टिकल 19 का पहला फ्रीडम। और इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन सा? आपका आर्टिकल 14 है। कौन सा है मैम? आर्टिकल 14 है। गुड इवनिंग वर्षु, वेरी गुड इवनिंग नंदिनी, है ना, बहुत बढ़िया। सचिन, अमित, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता? 2.5 साल, 1 साल, 1.5 साल, या फिर राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है? बताइए। नहीं नहीं अमित, ऐसा कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो रही है आपकी। तुम लोगों ने खाना वाना खा लिया है या नहीं खाया है अभी तक? हाँ जी गौरी बोलिए। जब जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करो, शेयर करो। जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी न्यू है वो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए अच्छे बच्चों की तरह। ये काम जरूर कर लीजिए आप लोग। रजत, नीड योर विशेस। यस, टुमारो इज CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबकी बढ़िया प्रिपरेशन होगी, बढ़िया तैयारी होंगी। ऑन ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड जिनका भी कल CAPF का एग्जाम है। जल्दी से बताइए कि आप लोगों का, बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक साल, एक साल, एक साल, एक साल, एक साल। गुड इवनिंग आर्यन, खा लिया खाना? आपने खाया? हाँ मैंने मस्त खाया, आज मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज खाई है। चलो नहीं खाया गलत बात है ये तो। 1 साल इज दी, 1 ईयर इज दी राइट आंसर। देखो
जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से लोकसभा का टेन्योर बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 6 साल कर दिया गया था। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से लोकसभा का टेन्योर घटाकर कितना कर दिया? 5 साल कर दिया। कितना कर दिया मैम? 5 साल कर दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 ईयर हो जाएगा। 2.5 लाख, लाख के ब्रिजेश 2.5 साल है, 2.5 लाख नहीं है वो। ठीक, इन्हें पैसे याद आ रहे हैं। गुड इवनिंग एला, वेरी गुड इवनिंग। यस, 1 ईयर इज द राइट आंसर। जब इमरजेंसी लगती है तो एक समय पर लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि अगर मनी बिल राज्यसभा मनी बिल धन विधेयक के अंदर अमेंडमेंट कर दे तो क्या होगा? थैंक यू सो मच। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे को बहुत जोर से प्यास लग रही है एंड वन ऑफ माय फ्रेंड केम टू गिव मी दी वाटर बॉटल, है ना। चलिए बढ़िया। यहाँ पर आपसे पूछा है कि अगर राज्यसभा मनी बिल के अंदर अमेंडमेंट कर दे तो फिर क्या होगा? लोकसभा उस बिल के साथ प्रोसीड कर जाएगी और राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लेगी, या लोकसभा उस बिल को कंसीडर नहीं करेगी, या फिर लोकसभा उस बिल को राज्यसभा भेज देगी, या प्रेसिडेंट ज्वाइंट सीटिंग बुलाएगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा? बताओ, कोई आया? अरे पानी देने आया, मेरे को बहुत तेज प्यास लगी थी, मैंने बोला तो, और मैं जल्दी जल्दी में आई, मैं पानी भी नहीं लेकर आ पाई। अच्छा, इमरजेंसी आती है तो इंदिरा गांधी की याद आती है। अच्छा, गुड इवनिंग मैम। नहीं कृष्णा बच्चा, वो 6 महीने तक लागू रहती है इमरजेंसी अप्रूवल के बाद। हु इज मैम्स बेस्ट फ्रेंड? अच्छा, हाँ, ऑफिस में कुछ गिने चुने लोग हैं जो बिल्कुल कॉलेज वाले दोस्तों की तरह है ना, अच्छे भी हैं और एक नंबर के परेशान करने वाले भी हैं। गुड इवनिंग बबीता। 110, वेरी गुड वंदना। देखो, मनी बिल आपका कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 110 में है। कौन से आर्टिकल में है मैम? आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल को डिफाइन करता है। मनी बिल के केस में जो लोकसभा होती है वो अपर हैंड में होती है। क्या मैम? कि जो लोकसभा होता है वो अपर हैंड में होता है। राज्यसभा में जब वो मनी बिल जाता है तो राज्यसभा उसे सिर्फ और सिर्फ 14 डेज तक के लिए होल्ड करके रख सकती है, और आफ्टर 14 डेज ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाता है कि वो बिल राज्यसभा से पास हो गया है। ठीक, और अगर राज्यसभा उसमें कोई बदलाव करना भी चाहती है तो वो लोकसभा को सिर्फ एडवाइस के तौर पर, सलाह के तौर पर बताती है। वो आपकी राज्यसभा जो भी सलाह देगी लोकसभा को, वो लोकसभा की मर्जी होगी कि वो सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे। ठीक है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट वाला इज दी राइट आंसर। ठीक है, पहले वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। गुड इवनिंग पीसीएस गर्ल्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? अधिकार विच्छा का मतलब क्या होता है? ये रिट्स हम लोगों ने कल ही पढ़ी थी, तो मुझे आप इसका आंसर भी बिल्कुल सही दे सकते हो। वेरी गुड इवनिंग श्वेता बच्चा। जल्दी से सभी लोग पहले तो सेशन को लाइक करो और शेयर करो। इतनी कंजूसी के साथ आप लोग क्लास क्यों लेते हो? 10 मिनट होने वाले क्लास को शुरू करने में और अभी तक तुम लोग क्लास में ज्वाइन नहीं करे। अरे ऑफिस वालों की पार्टी है, तुम्हारी थोड़ी ना पार्टी है। चलो बताओ। गुड इवनिंग मोनिका, वेरी गुड इवनिंग। देखो लाइक नहीं करते सेशन को, बहुत ही कंजूस बालक है। किस अधिकार से? मैम मैंने आपकी पूरी क्लासेस देखी है सीडीएस की। अच्छा, थैंक यू गुड्डू। 4th का आंसर दे रहे हो आप लोग सी। पक्का सी को लॉक कर दो। कल ही अपन लोग रिट पढ़े थे। जल्दी से आर्टिकल बताओ कि वो कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जो कि रिट इशू करने की बात करते हैं। आर्टिकल 32 जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने का, और जो आर्टिकल 226 है वो आपका हाई कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने का। राइट, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। ये कौन से रिट का मतलब होता है? मैंडेमस का। कौन से का होता है मैम? मैंडेमस का होता है, परम आदेश का होता है। किसका होता है? परम आदेश का।
टू फॉरबिड, मना करने के लिए। कौन सी रिट का मतलब होता है? प्रोहिबिशन का। किसका होता है मैम? प्रोहिबिशन का होता है, प्रतिषेध का। फिर क्यू वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हो, इस पद की लीगैलिटी को प्रूव करो, पद की वैधता को साबित करो कि आप इस पद के लायक हो भी या नहीं हो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। एंड रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज yes wider than that of the Supreme Court, because high court can issue writs in case of fundamental rights as well as in case of other matters, but Supreme Court can issue writs only in case of fundamental rights. मैम आपकी जो पहले की आपकी क्लास है वो साहब पर फिर से शुरू हो गई है बैच में। मेरी पहले की क्लासेस शुरू कर दी हैं फिर से? ऐसा राधा, पता नहीं मुझे, तो फिर वो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो चला रहे होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स से रिलेटेड कौन सी बातें सही है। मुझे बताना मैसेज करके, मैं समझ नहीं पाई आप कहना क्या चाहते हो। मैम क्या वो भी आ रही है पार्टी में? पता नहीं गौरव। हम लोगों ने लास्ट पार्टी में तो बहुत डांस किया था मैंने और। चलो बताओ, जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मंटू ने क्या बोल दिया? ये देखो सैम भी आ गया होगा। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। हाँ पढ़ लो, मैं साइड हो गई हूँ। फिर आंसर दो क्वेश्चन का कि आंसर क्या होगा। गौरव ने कहा ए होगा, किट्टू ने कहा कि मैम सी होगा, रजत ने कहा 145 दैट मीन्स सी, गौरी ने भी कहा सी होगा, ब्रिजेश ने भी सी कहा। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो तब मैम दुनिया में आई। हे भगवान, मैंने कौन सी कंजूसी कर दी तुम्हारे साथ, पता नहीं। नहीं मानसी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हा अमित मैडम को ना वोडका और ये सब ऐसी चीजों की ना नहीं, मैम इन सब मोह माया से और इन सारी चीजों से बहुत ही दूर है। चलो बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सी आंसर दे रहे हो आप लोग। यूके से हमने क्या लिया है? बाय कैमरल पार्लियामेंट लिया है ना, द्वि सदन संसद। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्या यूएसएसआर से हमने स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा लिया है? नहीं। कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा यूएसए से लिया है? नहीं। कहां से लिया मैम? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर जापान से वो लॉ लिया है जिसपे सुप्रीम कोर्ट काम करते हैं? बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट किस पे काम करते हैं? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। किस पर काम करता है मैम? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर काम करता है। ठीक, न्यायिक समीक्षा करनी होगी तो ये मेथड फॉलो किया जाता है। और यूएसए के कोर्ट्स की न्यायिक समीक्षा की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट वाला सही है, फोर्थ वाला सही है और फिफ्थ वाला भी सही है। इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड भी हम लोगों ने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। दैट मींस सी इज द राइट आंसर। एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते थे। मेरी जैकेट नहीं दी। अच्छा राधा, वो व्हाइट कलर वाली जैकेट इसलिए नहीं दी क्योंकि वो बर्थडे पर मुझे किसी ने दिलाई थी, तो वो इसलिए नहीं दी। और किसी की दिलाई हुई चीज किसी को नहीं देते हैं ना, मैं तुम्हें नहीं दिला दूंगी। चलो, कोको कोला में मिक्स करके पियो, कोई जान भी नहीं पाएगा। नहीं अभिमन्यु, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर पीनी होगी तो दिखा के पियो ना, फिर मिक्स करके पीने की जरूरत क्या है? कोई गुनाह थोड़ी ना कर रहा है कोई, बस मुझे नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य है। साथ साथ मुझे ये भी बता देना कि फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है और कौन कौन से आर्टिकल से डील करता है। बताओ कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ फ्रेंडली कॉपरेशन रखना, या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस जो मॉन्यूमेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखना, अपनी देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर देश सेवा के लिए हाजिर हो जाना, या फिर ज्यादा से ज्यादा भारत की हिस्ट्री के बारे में जानना। अरे व्हाइट वाली नहीं, अच्छा व्हाइट वाली नहीं, फिर कौन सी?
feels like semi-final before tomorrow's final. अच्छा रजत, don't worry, you will rock definitely and all the very best. बस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, read the questions carefully, और जो सेकंड पेपर करोगे, मतलब जो आपका एस्से वाला होगा उसे अच्छे से करना. वैसे CAPF में कंपटीशन कम होता है कंपेरेटिव टू आपका वो, ठीक, क्योंकि आप SSB की प्रिपरेशन करते हैं तो इंटरव्यू में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस डैफ अच्छे से फिल किया हो तो. जूम कर दिया किरण, जूम. कंजूसो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ऐसे कैसे चलेगा. गुड इवनिंग पारुल बच्चा, वेरी गुड इवनिंग. यस, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं? 4th A में. और आर्टिकल कौन सा आता है मैम? 51A. कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे पास? 11. कितने हैं मैम? 11. जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें तो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ही नहीं, हमने इन्हें बाद में ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से. ठीक है. फ्रेंडली कॉपरेशन प्रमोट करना, ये DPSP में है. नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखना, हिस्ट्री नहीं है वो, कल्चर संस्कृति के बारे में जानना है. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा. देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर देश सेवा के लिए हाजिर हो जाना, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है. तो सही आंसर क्या होगा आपका? C हो जाएगा. और B वाले तुम लोग दे दिए गलत आंसर, है ना. अब तुम लोगों के लगना चाहिए डिजिटल चार्टा. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट आपसे पूछा है कि प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट सही है कि प्रेसिडेंट गवर्नर की सलाह से भी किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है या सलाह के बिना भी, और हमारा संसद राष्ट्रपति शासन को किसी भी समय खत्म कर सकता है. गुड इवनिंग मोनिका, यू आर टू लेट, वेयर वर यू, कहाँ जा रहे हो पास्ता? बताइए. हाँ, आके आप भी अपनी शॉपिंग कर लेना. कहाँ गौरव, कहाँ? आपके फोन की बैटरी डाउन हो गई, चार्ज कर लो बच्चा. अरे मैं कंजूस ही तो नहीं हूँ, तुम्हें यही तो नहीं पता कि मैम कितनी खर्चीली है. बाय गॉड, तुम्हें ना अभी तुम्हें यही नहीं पता. मेरे खर्चों से तो मुझे, क्योंकि शॉपिंग का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा. अच्छा, लाइट नहीं है. ओनली टू. आप आ गए ढूंढते ढूंढते. अनुराजा, आपको क्यों नहीं मिलती मैडम की क्लास? अब तो डेली 5 PM पर होती है यहीं पर. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. नो रजत, गवर्नर्स एडवाइस इज नॉट मैंडेटरी. देखा, यहीं खाओगे आप मार. गुड इवनिंग अनुज, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि हमारा प्रेसिडेंट विद या विदाउट, बिल्कुल गवर्नर भी सलाह दे सकते हैं और गवर्नर की सलाह के बिना भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है. आर्टिकल बताओ कि कौन से 2 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है, जल्दी से बताओ. अब डिक्लेयर कौन करता है प्रेसिडेंट रूल? राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? हमारा प्रेसिडेंट लगाता है. तो उसे खत्म भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा. तो क्या पार्लियामेंट खत्म कर सकता है? नहीं. खत्म करने का अधिकार किसके पास होता है? हमारे राष्ट्रपति के पास ही होता है. किसी भी समय राष्ट्रपति शासन को खत्म कर सकता है, पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ता है. ठीक, तो पहले वाली स्टेटमेंट सही है और दूसरे वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है. दैट मींस सी इज द राइट आंसर. मैंने आर्टिकल्स भी पूछे थे कि कौन से 2 आर्टिकल्स के थ्रू प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365. 356 की हेल्प से तब जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, और 365 तब जब कोई स्टेट सेंटर की बात नहीं मानती है. और आप लोगों से ना एक सर मुलाकात करने आए हैं. सर बहुत ही बढ़िया साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं, ठीक, और इकोलॉजी. और अभी हम आपको सर से मुलाकात कराते हैं. सर आ चुके हैं स्टूडियो में, तो सर आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे. यस, थैंक यू सो मच. सो गाइज, आप लोगों को यदि पता हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस भी साथ में चलती हैं इसी चैनल पर, और जो टाइमिंग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस का, दैट इज एक तो 8 AM सुबह मॉर्निंग में 8 AM और दिन में 2 बजे आपकी क्लासेस रहती हैं. और ये क्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप देख रहे हैं डे टू डे एग्जामिनेशन, चाहे स्टेट PCS हो, UPSC हो, लगातार हुआ था सर हिस्ट्री PCS जो हम लोग, हाँ, वो सॉरी हरियाणा PCS. तो उसमें आपने देखे कि 24-25 क्वेश्चंस तो केवल अकेले साइंस से रिलेटेड आए. तो आपने देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भले ही इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है,
बट एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो बनाना चाहते हैं, एमसीक्यूज की मदद से, थ्योरी की मदद से, स्पेस टेक्नोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी में पूरा कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप लोग मेरी सभी प्लेलिस्ट को सर्च करके उन क्लासेस को देखना शुरू करिए और रेगुलर लाइव बैच में, लाइव जो हमारी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, उनसे जुड़ना शुरू कर दें। यस, तो सैम समेत बिल्कुल 2 PM पर आएंगे, कंफर्म है ये, इसीलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सभी सब्जेक्ट में होगी, तभी आपका जो अंतिम लक्ष्य है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। यस और नो, है ना? सो आई थिंक ये मेरी बात एकदम क्लियर हो गई है। मैं आपका समय बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, जस्ट इट वाज एन इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं देख रहा था बहुत शानदार तरीके से मैम पढ़ा रही थी। थैंक यू सो मच मैम। तो आप सभी सर के 8 बजे और 2 बजे दोनों सेशन जरूर अटेंड करेंगे। सुबह इतनी जल्दी उठ नहीं सकते तो बाद में रिकॉर्डेड जरूर देखेंगे, क्योंकि सर सुबह उठकर आ रहे हैं आप लोगों का सेशन लेने ऑफिस, और इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ, तो आप सभी को जरूर आना है। अभी हरियाणा वाला अपन लोग वो करा रहे थे एनालिसिस, तो इतने क्वेश्चन से साइंस एंड टेक के, और यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या बाकी भी एग्जाम्स हो, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। और तुम लोग वैसे ही साइंस में तुम कहते हो मैम हमारा डब्बा गुल है। जब मैं तुम्हें जीएस के क्वेश्चंस कराती थी तो तुम साइंस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गलत करते थे, तो इसीलिए सर का सेशन जरूर अटेंड करना है। टाइम नोट कर लो कि सुबह 8 बजे सर के साथ मॉर्निंग टी लेते हुए सेशन देखना है और 2 बजे लंच करते हुए जरूर देखना है, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। मैं भी आऊंगी बट ऑफलाइन। हाँ मोनिका, बिल्कुल आप जरूर आइए। ऑफलाइन देखिए या ऑनलाइन, कोशिश किया करो कि लाइव देखा करो। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है। इनमें से अरे कि इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच्ड नहीं है। बताइए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉज बनाती है, लोकल गवर्नमेंट रेजिडरी पावर्स आवश्यक शक्तियां, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट। बताओ मैम किसकी कॉल थी? अच्छा मैम आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ मैं रिगार्डिंग टू एग्जाम। हाँ नीतीश, आप बिल्कुल मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर आप बात जरूर कर सकते हैं। चलो जल्दी से बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और चाहिए लिख रहा पहले। गुड इवनिंग अमतेश, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बी होगा, सी होगा, क्या होगा बताओ। देखो कौन सा शेड्यूल है जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को डिवाइड करता है? तो 7th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल है बच्चा? 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। देखा आपके, बिल्कुल आपके साथ साथ अंकित सर भी पढ़ रहे हैं, है ना? अंकित सर भी पॉलिटी पढ़ाते हैं, तो अंकित सर ऐसे गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मैं भी पॉलिटी का सेशन ले रही हूँ, तो सर भी मुझे क्वेश्चन का आंसर बता के जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 7th शेड्यूल है जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या करता है? पावर्स को डिवाइड करता है। तो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनियन लिस्ट, संघ सूची के सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाती है, बिल्कुल सही बात। रेजुडरी पावर्स आवश्यक शक्तियां, कोई भी ऐसा मामला जो तीनों ही लिस्ट में नहीं होता उसी पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो ये जो रेजिडरी पावर्स है वो भी किसके पास होती है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास होती है। देखा पॉलिटी सबकी फेवरेट होती जा रही है क्या ऐसा? स्टेट लिस्ट राज्य सूची के विषयों पर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, बिल्कुल, और कॉन्करेंट पर दोनों मिलकर बनाती है। दैट मींस बी सही तरीके से मैच नहीं था। बी सही तरीके से मैच नहीं था। हम मैम 1000 लीटर का टैंक है हमारे घर पानी के लिए। अरे मैंने बॉटल में भी पानी खत्म कर दिया ना, थोड़ा सा ही पानी था तो मुझे और पानी पीना था, तो दैट वाज आई वाज सेइंग कि मुझे पानी चाहिए और। थैंक यू मनीषा, थैंक यू। एनक्रोचमेंट ऑन मैम्स टेरिटरी, यस रजत। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको बताया तो ना कि हमारे स्टूडियो के गेट में ना ऐसे एक छुटकू सा ग्लास रहता है, तो कोई अगर ऐसे निकलता है ना तो कोई जान पहचान वाला तो वो ऐसे जरूर चिढ़ाते हुए या वो करते हुए जाए जिससे कि हम हंस जाएं या कुछ बता रहे हो तो वो हो जाए, तो वो हर कोई ऐसे करते हुए निकलता है। चलिए बताइए जल्दी से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बी था उसका, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि हमारा पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है अगर नेशन के इंटरेस्ट में हो तो। आर्टिकल 229, 230, 247 या फिर 249। बताइए ये आलू और कालू कौन आ रहे हैं भाई, कौन है ये?
अभिषेक डी 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 डी, पक्का डी को लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, एक बार सभी लोग सेशन को जल्दी से लाइक करो और शेयर करो। क्या हुआ मानसी बच्चा, रेस्ट कर लेना, स्क्रीन देखने से हो रहा होगा। पॉलिटी क्वीन पढ़ा रही है तो पॉलिटी तो सबको अच्छी लगेगी। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। देखो आर्टिकल 249 डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात। आर्टिकल 249 हमारी राज्यसभा को ये पावर देता है कि वो पार्लियामेंट संसद को शक्ति दे कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाए। क्या बनाए मैम? वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाए, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए अगर नेशन के हित में है तो। अभी अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 7th शेड्यूल कहता है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी स्टेट की गवर्नमेंट, राज्य की सरकार, लेकिन वही पावर कुछ मामलों में सेंटर के पास चली जाती है। उनमें से एक आर्टिकल 249 भी है जो राज्यसभा की स्पेशल पावर है। ठीक है, आज सबकी तबीयत खराब हो रही है, मेरे घर में भी मेरे मम्मा पापा दोनों की तबीयत खराब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि किसी भी स्टेट के अंदर शुरुआती टाइम पर प्रेसिडेंट रूल कितने समय के लिए लग सकता है। अभी कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा था ना 6 महीने वाले में, वो यहां समझ जाएगा कि क्या डाउट है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, ऐसे कुछ नहीं। पॉलिटी वाली मैम भी बहुत लोगों की फेवरेट है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैम पढ़ाना छोड़ नहीं रही है। आप भी ध्यान रखो नेहा अपना। अच्छा, आलू मोनिका है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने या फिर 15 महीने? 6 महीने, 6 मंथ्स। पक्का 6 को लॉक कर दूं? बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनो कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो घोषणा करता है कि किसी भी स्टेट के अंदर इमरजेंसी लग गई है। डिक्लेयर कौन करता है? घोषणा कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट करता है, हमारा राष्ट्रपति। फिर उसे अप्रूव कहाँ से कराना पड़ता है? पार्लियामेंट से, संसद से। पार्लियामेंट से मतलब संसद के दोनों सदनों से अप्रूव करा सकता है। ठीक, कितने दिन के अंदर अंदर अप्रूव कराता है? तो 2 महीने के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर अंदर? 2 महीने के अंदर अंदर। कौन सी मेजॉरिटी से कराता है? तो सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से। किस मेजॉरिटी से कराता है मैम? सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से। और अप्रूव कराने के बाद, आफ्टर अप्रूवल, अप्रूव कराने के बाद कितने दिन तक लग जाती है? तो 6 महीने तक। आफ्टर अप्रूवल कितने दिन तक कंटिन्यू करती है? तो 6 महीने तक कंटिन्यू करती है। ये था 6 महीने टाइम, जो बच्चा कंफ्यूज हो रहा था। और अगर मैक्सिमम टाइम पूछेंगे कि मैक्सिमम टाइम कितना है, तो 3 साल है। मैक्सिमम टाइम कितना है मैम? 3 साल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने एक कंडीशन और लगाई थी कि 1 साल से ज्यादा तब लगेगी जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो या स्टेट में इलेक्शंस नहीं हो सकते। थैंक यू निधि, थैंक यू। हाँ, पहले पापा की तबीयत खराब हुई, फिर मम्मा की हो गई। चलो नेक्स्ट। इसलिए कल रात को आपकी मैडम ने घर जाके खाना वाना खाने के बाद काम भी करा, तुम्हें पता है। मैक्सिमम 3 इयर्स। यस जागवी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, बताइए। बहुत लेट आई हो श्वेता, आप कहाँ थे बच्चा? बताओ कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला कि यूटीज को राज्यसभा में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएगा इलेक्शन डिस्प्यूट्स। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा होता है। आप बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है। अच्छा, क्या क्या काम किया? सब्जी लेने जा सकते हैं? नहीं सचिन, अभी नहीं जा सकते। लड़ाकू भाई क्या समझ, जल्दी जल्दी रनिंग करके आई हूँ। अच्छा श्वेता, थोड़ा रनिंग का टाइम या तो बाद में कर दो या पहले कर लो, थोड़ा सा जो पहले पहुंच जाया करो। नन करेक्ट, पक्का नन हो जाएगा। 2 और 3 में एकदम बढ़िया। गोविंद आप कैसे? नन हो जाएगा पक्का, नन को लॉक कर दूं। देखो, क्या यूटीज को राज्यसभा में रिप्रेजेंट नहीं किया गया? तो किया गया है मैम, है ना। हमारे राज्यसभा में अभी एट प्रेजेंट यूटी की कितनी सीटें हैं? 4 सीटें, जिसमें से 3 दिल्ली की हैं और 1 पौडुचेरी की है। तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई गलत।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखता है कि एमपी का इलेक्शन डिस्प्यूट? नहीं। कौन देखता है? हमारा हाई कोर्ट देखता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में केवल लोकसभा राज्यसभा होता है। ओनली की वजह से ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट भी होता है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस लिखा होता कि संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, तो तब वो वाली स्टेटमेंट सही हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा होता है? तो नहीं, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं होता। तो तीनों में से कोई भी सही नहीं है। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर। आप लोग कैसे कुछ और दे रहे थे? हाँ जी रजनीश बच्चा, क्लास डेली चलती है और डेली 5 बजे चलती है। टाइम नोट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि डेली क्लास कितने बजे चलती है? 5 बजे। और आपको पता है ना, आज आपके सभी पीसीएस कोर्सेस आरओ पे फ्लैट सेल चल रही है 1999। और अगर आप Y394 कोड लगाकर एनरोल कराओगे तो वो 1700 कुछ का पड़ेगा। ठीक, नेहा आप लेना चाहते हो तो आज ही ले लो, 500 रुपए कम मिलेगा, बाकी दिन 2300 का कुछ पड़ता है। गलत हो गया, कोई बात नहीं। अचल विकास, क्या हुआ स्नेहा लता? हर्ष ने भी गलत कर दिया, सबने गलत कर दिया उसका। अरे नालायको। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे सही दे सकते हो, जल्दी से बताओ कि 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ने इंडियन टेरिटरीज को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। तो पार्ट डी के अंदर इकलौता मेंबर कौन सा था? विंध्यास प्रदेश, बॉम्बे, मद्रास, अंडमान और निकोबार आइलैंड। नन करेक्ट बोलने में बहुत डर लगता है। वैसे क्लास आज नहीं ले पाऊंगी। ठीक है मानसी, आप रेस्ट करो बच्चा, ध्यान रखो अपना। बढ़िया से गरम गरम चाय बना के पी लो, या घर वालों से बोल दो, वो दे देंगे आपको। आपका सही था, बहुत अच्छा सही दिया था आपने, बहुत बढ़िया। जिसने गलत दिया था उनको बोला मैंने। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, पार्ट डी के अंदर क्या था आपका? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स था। हमारी इंडियन टेरिटरी को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था 1950 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट ए के अंदर क्या थी आपकी? सारी की सारी प्रोविंसेस थी, प्रांत थी। पार्ट बी के अंदर क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स थी। क्या थी मैम पार्ट बी के अंदर? प्रिंसली स्टेट, रियासत थी। पार्ट सी के अंदर क्या थी आपकी? चीफ कमिश्नरी एरियाज। और पार्ट डी के अंदर क्या थी? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। पार्ट डी के अंदर क्या था आपका? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वंदना क्लास से गायब हो गई क्या? अच्छा, सबको अब रनिंग करने जाना है। कोई रनिंग करने जा रहा है, कोई रनिंग करके आया है। अरे भाई क्लास के बाद चले जाना, थोड़ी सी देर रुक जाओ। क्यों मैम से इतने खफा हो कि सेशन को बीच में छोड़ के जा रहे हो? हाँ, वो सुना है ना तुम लोगों ने, अगर तुम गए तो तुम मेरे कभी थे ही नहीं, और जो तुम मेरे हो तो तुम जाओगे ही नहीं, जो मैम हमेशा कहती है ना। जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर जाएगा ही नहीं, और जो तुम्हें छोड़कर चला गया तो समझ लो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। बस याद रखा करो इस बात को और मूव ऑन कर जाया करो, है ना। वंदना है, अच्छा चलिए। ये देखो शादी करा रहे हो लोगों की। अरे शादी बर्बादी है, पढ़ लो। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से अमेंडमेंट ने कहा था कि जो एक पर्सन है वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर की तरह एक्ट कर सकता है? 6, 7, 8 या फिर 9? 6, 7, 8 या फिर 9? बोलिए। आज एक बहुत अच्छी शायरी थी, मेरे को याद नहीं आ रही, मेरे को याद आई तो मैं तुम्हें सुनाऊंगी। सही बात मैम। अच्छा चलो बताइए जल्दी से। देखो सेशन को लाइक नहीं करते, इतने कंजूस हो ना आप लोग। कम से कम 200 प्लस लाइक्स तो हो जाने चाहिए। कब आओगे तुम सेशन में 200 से ज्यादा? हाँ अच्छा, मेरे पड़ोस में लड़ाई चल रही है, लेकिन देखो मैं कितना त्याग कर रहा हूँ। ठीक है किट्टू, ठीक है कर लो। गुड इवनिंग सर्वेज। ये लड़का रोज लेट आ रहा है, इसकी पिटाई होगी जरूर। सुनाइए, मेरे को याद नहीं आ रही ना, अभी याद आएगी तो सुनाऊंगी। 7th अमेंडमेंट एक्ट, वेरी गुड। देखो कॉमन गवर्नर हो सकता है, और ये कॉमन गवर्नर वाली बात कौन से अमेंडमेंट ने कही थी?
सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने कहा था कि कॉमन गवर्नर भी हो सकता है। अब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का गवर्नर है तो उसे सब स्टेट से पैसा मिलेगा, नहीं, रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि कौन सी स्टेट कितना रेशियो देगी, ठीक है। 7th इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत किस किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को अवेल किया जा सकता है, मतलब ले सकते हैं। बताओ। तुम दूर सही मजबूर सही पर याद तुम्हारी आती है, तुम सांस वहां पर लेते हो खुशबू यहाँ तक आती है मैडम। हाय राम, क्या बात, वाह वाह, इतने भारी भरकम शेरो शायरी तुम लोग लाते कहाँ से हो ढूंढ कर। हाँ नेहा, वो ऑनलाइन किसी से वार्तालाप करते होंगे ना। नहीं मैं नहीं था। कहाँ थे नेहा तुम? बताइए जल्दी से। कितना अच्छा वेदर है मैम, और वेदर का सब मजे ले रहे हैं। मैं भी तो क्लास ले रही हूँ ना, मेरी भी देख लो। सी हमारे पूरे ऑफिस में इस टाइम पार्टी वाला माहौल है और मैं भी तो तुम्हारी क्लास ले रही हूँ। चलो बताओ, सी आंसर दे रहे हो। देखो, बाय डिसेंट वंश द्वारा, बिल्कुल। देखो जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है वो 5 ऐसे तरीके बताता है जिससे हमारे देश की सिटीजनशिप एक्सेप्ट की जा सकती है। बाय बर्थ, जन्म के आधार पर, बाय हेरिडेटरी या डिसेंट वंश के आधार पर, बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराकर, बाय नेशनलाइजेशन है क्या, नहीं, बाय नेचुरलाइजेशन है प्राकृतिक रूप से। वो तुम जब जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना ये क्वेश्चन तो तुम नेशनलाइजेशन भी टिक करते हुए निकल जाओगे, ठीक है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र समाविष्टि से, तो 1 2 3 5 वाला होगा, 4 वाला नहीं होगा, तो दैट मीन सी इज द राइट आंसर। सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4th पे क्या आएगा आपका? बाय नेचुरलाइजेशन आएगा, प्राकृतिक रूप से आएगा। जो आपका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2019 वाला, उसने इसी नेचुरलाइजेशन की डेफिनेशन में चेंजेस किए थे। किन के लिए? जो इलीगल माइग्रेंट्स 3 देशों से बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बस श्वेता, तू चांद में सितारा होती, तू आसमां में एक बस बस बस, अरे पढ़ लो आराम से, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट कॉल ही आती है तुम लोगों के पास? कोई ऐसी कॉल है जो इम्पोर्टेंट ना आती हो, है ना? बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? इंग्लिश, हिंदी, हिंदी इंग्लिश, या फिर इंग्लिश हिंदी और उर्दू? बताओ जल्दी से बताओ। ना जाने कैसा दौर चल रहा है, इंसान खामोश है और ऑनलाइन का हर तरफ शोर चल रहा है। वाह क्या बात। तुम लोगों को कौन सा दुख दर्द है तुम्हारे जीवन में जो तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो, बताना मुझे, है? बताओ। इंग्लिश 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 इंग्लिश, है ना? अंग्रेजी, बिल्कुल सही जवाब। देखो, इंग्लिश इज द राइट आंसर। ड्राफ्टिंग कमेटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी लैंग्वेज में उसका ड्राफ्ट तैयार किया था? तो इंग्लिश में किया था। किस में किया था मैम? इंग्लिश में किया था। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। देखो, आपकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को पब्लिश किया था वो किया था देहरादून में, और कौन सी लैंग्वेज में तैयार किया था? तो इंग्लिश में। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी बिल पर अपनी एसेंट, अपनी सहमति को रोक के रख सकते हैं? आर्टिकल 63, 108, 109 या फिर 111? बोलो। आज तो शायरी की बारिश हो रही है। हाँ, ये आजकल ना ये मौसम को देखते हुए ये लोग भी बेईमान हो रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सावन द लव सीजन कहते हैं ना, तो ऐसा इन पर वो हो रहा है।
ये सारे एग्जाम में शायरी लिखेंगे, सही कह रहे हो तुम। चलो बताओ जल्दी से, आर्टिकल भी बता दो, तुम्हारी सारी शायरी करवा दूंगी मैं। आर्टिकल 1111111, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 111 दैट मीन्स जी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 111 के तहत ही प्रेसिडेंट के पास पावर आती है, क्योंकि जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा तो वो या तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर उस पर अपनी सहमति को होल्ड कर रख सकते हैं, या फिर वो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, या फिर वो उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन कैसे बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, तो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो अच्छे बच्चों की तरह। तुम्हें बिल्कुल मैम से प्यार मोहब्बत है नहीं, है ना? मैम की इज्जत की फिक्र है तुम लोगों को? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा चल झूठी मैडम, अरे मैंने क्या कह दिया। चलो अगले क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट। थैंक यू मैम। हाँ ये तो है ही। बताओ जल्दी से, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भगवान ऐसे फ्रेंड सबको दे, है ना, जो मेरे को सेशन में पानी लाके दे रहे। बहुत प्यार है मैम। अब क्या आ गया? कुछ नहीं आया, पानी ही आया है। पानी ही मंगाया था कि पानी खत्म हो गया, पानी चाहिए। 389 बी 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 बी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो कैबिनेट मिशन के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स थे? तो 389 मेंबर्स थे, बिल्कुल सही बात। जिसमें से आप लोगों के 296 मेंबर्स किसके थे? ब्रिटिश इंडिया के थे। और इन 296 मेंबर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। 292, ठीक है, और 4 सीटें चीफ कमिश्नरी एरियाज की थी, और 93 सीटें किसकी थी? आपकी प्रिंसली स्टेट्स की थी। किसकी थी? प्रिंसली स्टेट रियासतों की थी। अगर पूछा होता कि कितने मेंबर्स ने साइन किया था, कितने मेंबर्स ने साइन किया था, तो कितने मेंबर्स ने साइन किया था बताओ? 389। 389 लावण्य ऐसे क्यों कह रही हो? 389 में क्या है? 389 से भी कुछ नंबर है क्या तुम्हारे? नेक्स्ट आपसे पूछा है सेकुलरिज्म से रिलेटेड, धर्मनिरपेक्ष से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट का कोई धर्म नहीं है, किसी को भी मान्यता नहीं दी है। सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करती है। आज क्या बात, कोई ना कोई हर बात पे क्लास में आ रहा है। नहीं नहीं, हर बात में नहीं आ रहा, मेरे को ही पानी चाहिए था। देखो सेशन को तुम अब तक लाइक नहीं किए ना, करो कंजूसी और कंजूसी करो, सारी कंजूसी मैडम की क्लास में दिखाया करो तुम लोग। बोथ 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 बोथ, पक्का बोथ करेक्ट कर दें, बोथ को लॉक। बहुत बढ़िया। देखो सेकुलरिज्म हमने अपने प्रियम्बल में कब ऐड किया था? बताना कौन से अमेंडमेंट से किया था? सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारे स्टेट ने किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं दी। बिल्कुल सही बात। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट कहता है कि सारे के सारे धर्म आपस में क्या हैं? इक्वल है, बराबर हैं। तो दोनों का दोनों ही सही है। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। और अपने प्रियम्बल में अपन लोग कब बोथ राइट है? हाँ हाँ बोथ राइट है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने अपने प्रियम्बल में इस सेकुलर वर्ड को ऐड किया था। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज को क्यों इंक्लूड किया था? अरे अरे अरे, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को क्यों इंक्लूड किया था? क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र प्रमोट करती है, सामाजिक कैनेडियन डेमोक्रेसी, या फिर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक। नहीं नहीं, आखिर मैं नहीं दे रही पार्टी ऑफिस वालों को ना बाबा ना, ऐसी पार्टी को शौक मेरे को नहीं चढ़ता है।
ऑफिस वाले की ही तरफ से पार्टी है, मेरी तरफ से नहीं है भाई। और पार्टी भी यहाँ नहीं है, ऑफिस से थोड़ा दूर है। वेलफेयर स्टेट के लिए, लेकिन सुमित यहाँ वेलफेयर स्टेट नहीं, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताओ बच्चा। सेशन को लाइक कर दो एक बार। ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इतनी स्लोली आंसर दे रहे हो जैसे इतने थक गए हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन प्रमोट करते हैं? आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और डीपीएसपी कौन सी डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। कौन सा पार्ट है हमारा डीपीएसपी का? पार्ट 4। और आर्टिकल कौन से हैं मैम? 36 to 51 है। कौन से? 36 to 51। हाँ ले लेना तुम लोग पार्टी जब आओगे। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट को ओथ, शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, सीजेआई, प्रेसिडेंट, या इनमें से कोई भी नहीं? या इनमें से कोई भी नहीं। पहले तो जल्दी से तुम लोग सेशन को लाइक करो जिससे कि ये 100+ लाइक्स तो होना। मतलब ये तो बहुत गलत बात है ना। यस आयरलैंड से लिए। नहीं हर्ष मैं नहीं जा रही। मैं नहीं लूंगी शशांक तुम्हारी गुड इवनिंग बिल्कुल भी। बताइए जल्दी। चलो बताओ। हाँ डाटा मैंने नहीं है उसको। सचिन रुक जाओ तुम। देखो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? हमारा लोकसभा का अध्यक्ष, सीजेआई या प्रेसिडेंट? तो कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। और प्रेसिडेंट नहीं होगा तो कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज दिलाएगा। तो कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज दिलाएगा अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो। और सीजेआई किसको दिलाता है? प्रेसिडेंट को दिलाता है। अरे 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 रुक जाओ भाई रुक जाओ। देखो सीजेआई किसको दिलाता है? हमारे प्रेसिडेंट को दिलाता है। और अगर सीजेआई नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज दिलाएगा। यहाँ प्रेसिडेंट दिलाएगा। और प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो इनके द्वारा अपॉइंट किया गया पर्सन दिलाएगा। ठीक है वहां गलती हो गई, सो सॉरी। अपॉइंटेड पर्सन दिलाएगा, राइट। अगर पूछेंगे कि सीजेआई नहीं है तो कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज। यहाँ पूछेंगे प्रेसिडेंट नहीं है तब कौन दिलाएगा? तो अपॉइंटेड पर्सन दिलाएगा। ठीक है यस चलो। और अब पर्सन को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। नेक्स्ट, स्टेट के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शंस कंडक्ट करता है? यस अपॉइंटेड पर्सन। बताइए। हाँ ये तो है वंदना, पता नहीं है मुझे कैसे वहां से कंजूस कंजूस बोलते रहते हैं। कभी ये दिल्ली आए हो तभी तो इन्हें पता लगे ना। वायरस कौन आ गया हमारी क्लास में? बोलो जल्दी से। बोथ। देखो हमारे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इन दोनों के इलेक्शंस कौन कराते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन। बाकी सबके इलेक्शन कौन कराता है? ईसीआई। किस किस के? हमारे प्रेसिडेंट के, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के, हमारे एमपी के, लोकसभा और राज्यसभा, और एमएलए और एमएलसी, विधानसभा और विधान परिषद। इन सबके इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है? हमारा ईसीआई ही कराता है। कौन कराता है मैम? ईसीआई ही कराता है। बहुत बढ़िया। कौन से वाला मिश्रा विजय? आप बताओ कि प्रेसिडेंट का ओथ कौन से आर्टिकल में है? मैंने कराया भी है तुम लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे कि इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हमारे प्रेसिडेंट का ओथ का आर्टिकल बता दो जरा। ऐसी बातें कोई पूछा करे ना तो मुझसे पहले तुम लोग बता दिया करो, पर बताना मत तुम लोग, है ना। हाँ रुक जा राधा, तुझे अभी बताती हूँ। राधा अग्रवाल मतलब लड़कियों का भी नाम
नाम बदनाम करने में लगे रहते हैं सारे। मूड को ना, मैं रुक जाओ, अभी कर दिया मैंने ये मूड और ये सब कुछ अभी निकालते हैं। अपने घर में जाओ ना, सारा मूड तुम्हें पता लग जाएगा। घर में होगी ना बहन, गो। मतलब तमीज नहीं है बिल्कुल भी। कर दिया ब्लॉक। कल छुट्टी होगी ना? हाँ जी। नेक्स्ट बताओ कि 1947 के एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या पावर दी गई थी कि वो हमारी जो असेंबली है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए लॉ को चेंज कर सकती है, उन्हें खत्म कर सकती है। असेंबली को ये पावर दी थी कि वो लॉज बना सकती है हमारे देश के लिए। बताइए। चंद्रजीत, आप लेट नहीं, आप महालेट आए हो क्लास में, महालेट। बहुत बढ़िया। असेंबली को पावर दी थी कि वो लॉज को ऑल्टर कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे। ठीक, टेम्पररी पार्लियामेंट की तरह ही संविधान सभा ने एक्ट भी किया था। तो दोनों की दोनों बातें सही है, बोथ 1 और 2। मतलब इन्हें हमारे देश का संविधान भी बनाना था और अस्थायी संसद के रूप में भी काम करना था। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? हमारे प्रेसिडेंट को, कैग को, पार्लियामेंट को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को? हाँ, मुझे पता है वो लड़का था, लड़की का नाम रखकर लेकर आया था। आई नो दिस थिंग। चलिए बताइए जल्दी से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है मैम? कैग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैग को कहा जाता है। कौन से आर्टिकल कैग के ऑफिस को स्टैब्लिश करता है? आर्टिकल 148। क्यों कहते हैं इसे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स? क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट के खर्चे को ऑडिट करता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाए या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किया जाए। यस। और अगर आपसे पूछूं कि ये कौन सी कमेटी का फ्रेंड, गाइड और फिलोसफर होता है, बताओ। कैग कौन सी कमेटी का फ्रेंड, गाइड और फिलोसफर होता है? जल्दी से बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कैग कौन सी कमेटी का फ्रेंड, गाइड और फिलोसफर होता है? तो पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति का। किसका होता है मैम? पीएसी का। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस देश के जैसा है? यूएसए, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फिर रशिया? यूएसए, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फिर रशिया? बताओ। सही बात श्वेता, लोक लेखा समिति के। बहुत बढ़िया। देखो किसका? कनाडा के जैसे। क्यों? क्योंकि हम फेडरेशन तो है लेकिन हमारा जो सेंटर है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 19 से रिलेटेड जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया हुआ है उससे संबंधित कौन सी स्टेटमेंट सही है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको अधिकार देता है कि आप देश के बाहर जा सकते हो और वापस देश में घूम के भी आ सकते हो। यह आपको कहता है कि इंडिया एक यूनिट है, सिटीजन जैसे कंसर्न है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। बताओ, बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आर्टिकल 19 का एक फ्रीडम था ना कि आप देश में घूम फिर सकते हो, तो वो आपको देश के अंदर घूमने फिरने का अधिकार देता है, ना कि देश के बाहर, है ना। खुद से देखो, आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट होता है, ना कि आर्टिकल 19 के। तो पहले वाला गलत हो जाएगा। ये कहता है कि इंडिया एक है, सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है, तभी तो वो देश के अंदर घूमने फिरने का अधिकार देता है। तो ये वाला सही है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कराता है, बिल्कुल शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं जा सकते, ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकते। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर, 2 और 3। यस, नई शशांक थ्योरी भी होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा आपका? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए कि आप लोगों का स्कोर क्या है। और आज आपकी जो है 1999 की फ्लैश सेल है। अगर आप ये Y394 कोड यूज करोगे और एप्लीकेशन से लोगे तो 1700 अप्रॉक्स का पड़ेगा आपके स्टेट PCS के सभी कोर्सेस।
ठीक है, तो आप जल्दी से इस बैच में क्या कर लीजिए, एनरोल करा लीजिए। आपके सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन बैच मॉर्निंग वाला भी शुरू हो चुका है, उसमें भी एनरोल करा सकते हैं, या आपके ऑप्शनल बैचेस हैं इनमें भी एनरोल करा सकते हैं। आपके महापैक्स डिफरेंट स्टेट्स के और आज के दिन एनरोल कराओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर दो, बेल आइकन को हिट कर लो जिससे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। और एप्लीकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको करंट अफेयर्स, मैगजीन का जिस्ट, ये सब अवेलेबल होता है, तो एप्लीकेशन को भी जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। और आप कैसे बैच में एनरोल करा सकते हैं, देखो जरा, आपको सीधा या तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, वरना सीधा गूगल पर जाकर आप अड्डा 24/7 सर्च करो। क्या सर्च करोगे आप, अड्डा 24/7 सर्च करोगे और यूपीएससी कैटेगरी के स्टेट पीसीएस में जाएंगे किसी भी कोर्स में। आरओ का हो गया आपका, ठीक है, बिहार पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, कोई भी हो गया आपका, आप उन सब के लिए कर सकते हैं। जैसे निश्चय एमपी का है, अभिमान हरियाणा का है, महाराणा राजस्थान का है, लक्ष्य 3.0 जो आरओ का है। यहाँ बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे और मैजिक कोड अप्लाई करोगे, क्या Y394 करो जरा अप्लाई। Y394 अप्लाई करते ही आपको वो अमाउंट कितनी की, पेबल अमाउंट कितनी होगी 1839, बट एप्लीकेशन से लोगे तो 1700 कुछ का पड़ेगा, ठीक है। 25/25 मंटू के। मैम डबल वैलिडिटी नहीं, रोहित आज डबल वैलिडिटी नहीं है मैम। कुल आज का रहे हो क्या चंदन, मैं समझी नहीं, मुझे तो ठीक है। कोड याद रखना क्या, Y394 आज मंटू ने टॉप किया है, वेरी गुड। बाकी और किसने फुल स्कोर किया है, मंटू क्या आए हैं 25 आउट ऑफ 25। और किसने फुल स्कोर किया है बताओ, और किसी ने किया है? अच्छा आप लोग तो कोड के लिए। मैम आपने कहा था कि अप्लाई ही नहीं करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। नेहा तुमने अप्लाई नहीं किया क्या मैं अभी आईएएस की तैयारी कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। नेहा आज ले लो आप ये वाला, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर लेना, आप तो मुझसे कनेक्टेड हो टेलीग्राम इंस्टा, तो आप वहां पर मुझसे बात कर लेना, मैं बता दूंगी, पर आज ही ले लो, ये अप्लाई करके ही तो ऑफ करेगा बच्चा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, मुलाकात करेंगे मंडे को, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।